नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में सचिन पायलट, स्पीकर के नोटिस को देंगे चुनौती। रीट लेवल प्रथम को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राशन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया जा रहा पालन, एडीएम मनोज ठाकुर ने की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान का सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट को कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी की शिकायत पर स्पीकर जोशी ने सचिन पायलट और उनके बागी विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। अब सचिन पायलट इस नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। बता दें कि अशोक गहलोत ने 2 दिन लगातार विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक के लिए बाकायदा व्हिप भी जारी किया गया था। इसके बावजूद सचिन और उनके साथी हरियाणा के मानेसर में ठहरे उनके गुट के विधायकों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद कांग्रेस ने चीफ व्हिप महेश जोशी ने स्पीकर सीपी जोशी से शिकायत की और बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की। इस पर स्पीकर जोशी ने सचिन पायलट समेत सभी बागी विधायकों को नोटिस जारी किया और उनसे 17 जुलाई की दोपहर 1 बजे तक जवाब मांगा। जवाब मिलने के बाद स्पीकर जोशी की कार्रवाई करेंगे। वहीं नोटिस पर सचिन पायलट गुट का कहना है कि हमने व्हिप का उल्लंघन नहीं किया। और बात चूरू के तारानगर की, जहां तहसील के निकटवर्ती गांव बाय में आज राजकीय संस्कृत विद्यालय में 501 पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ब्लॉक तारानगर के सह संयोजक LD जोशी रहे। पूर्व सरपंच हनुमान प्रसाद, ग्राम प्रशासक कृष्ण कुमार बिरूपाल, नवीन यादव सहित नरेगा मजदूर मौजूद रहे। महिलाओं ने भी बड़े उत्साह से वृक्षारोपण किया। हाँ, आज 15/7/2020 को राष्ट्रीय वृक्षारोपण दिवस पर ग्राम पंचायत बाय में संस्कृत विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम गांव के मुख्य लोगों को बुला करके और नरेगा के श्रमिकों द्वारा वृक्षारोपण करवाया गया। और इससे ये लगभग 5 बीघा भूमि है, इसमें पूरी वृक्षारोपण इसी पूरे 15 दिनों में अंदर करवा दिया जाएगा। लगभग 500-550 पौधे इस प्रांगण में लगेंगे। बात राजधानी जयपुर की, जहां जाकिर एच खान के नेतृत्व में झोटवाड़ा मदीना कॉलोनी में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आबिद कागजी का जन्मदिन मनाया गया। जाकिर खान ने बताया कि केक काटकर, साफा व मैला पहनाकर कागजी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सभी को मास्क, सैनिटाइजर व परिंदों का वितरण भी किया। आबिद कागजी ने जाकिर खान व पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। तो वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट व मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी के तत्वाधान में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीणा के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा व कोरोना से बचाव के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन कर जागरूकता का संदेश दिया गया। इस मौके पर निर्भया स्क्वायर टीम की नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीणा ने बताया कि मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी के रंग कर्मियों द्वारा बड़ी चौपड़ व गौरव टावर पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इसमें रंग कर्मियों ने आमजन को तेज गति से वाहन नहीं चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने, हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने व लाल बत्ती क्रॉस नहीं करने, शराब पीकर वाहन न चलाने व सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार बार साबुन से हाथ धोने, आपस में सामाजिक दूरी बनाए रखना व भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाने व बेवजह आवाजाही नहीं करने और सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी की पालन करने के बारे में जागरूकता का संदेश दिया। तो जगह जगह इनका मंचन किया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए, और जन जागृति का ये मैसेज है जो आम जनता तक पहुंचाया जाएगा कि आप अगर
अपना मास्क उतार कर बात करोगे तो अगली मुलाकात अस्पताल में करोगे। इसी प्रकार से हम यह भी कहने आए हैं कि घायल का ध्यान जरूर रखिए। अगर कोई घायल आपको सड़क पे मिलता है तो प्लीज़ उसकी मदद जरूर कीजिए, क्योंकि अगला कोई घायल हो सकता है, वो आपका परिजन हो सकता है। तो कृपया उसकी मदद करने में झिझके नहीं। साथ ही हेलमेट को केवल इसलिए मत लगाइए कि उससे हमारा चालान होना बचता है, बल्कि इसलिए लगाइए क्योंकि आपका सर बचता है। और हेलमेट लगाने के साथ उसकी स्ट्रिप जरूर बांटिए। इसी प्रकार के स्लोगन और इसी प्रकार के जन जागृति अभियान के तहत कई सारी स्लोगन लेकर हम लोग सड़कों पर निकलेंगे। निर्भया स्क्वाड इसके लिए बिल्कुल तैयार है और जयपुर पुलिस के लिए एक ये अभियान के तौर पे हमने जारी किया है और सारे लोगों को हमने इसमें साथ में लिया है, सहयोग लिया है विभिन्न एनजीओ का। और आप देखते रहिए कि कितना खूबसूरत जन जागृति अभियान होता है। बस आप सभी से एक ही निवेदन कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, लगातार हाथों को धोते रहिए और मास्क जरूर लगाइए। मास्क को नाक के नीचे से मत उतरने दीजिए। बात सूरतगढ़ की, जहां नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा व खुले शब्दों में आरोप लगाते हुए पूर्व नगरपालिका चेयरमैन बनवारी मेघवाल पर खुलकर आरोप लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बनवारी मेघवाल ने अपने निवास पर बुधवार शाम को एक प्रेस वार्ता का आयोजन रखा, जिसमें बनवारी मेघवाल ने आरोप लगाया कि वह तीसरे सूत्री कार्यक्रम खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान हटाने का प्रोपगेंडा है। 30 सूत्री कार्यक्रमों में जो बातें कही गई वह झूठ के पुलंदे से ज्यादा कुछ नहीं। बनवारी मेघवाल ने कहा कि इस 30 सूत्री कार्यक्रम के जरिए इस योजना में पेश की गई जोरदार योजना पर मेरे कार्यकाल में काम शुरू किया जा चुका है। नगरपालिका अध्यक्ष ओम कालवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूरतगढ़ लैंड बैंक बनाने का सपना दिखाया, जबकि हकीकत यह है कि सूरतगढ़ नगरपालिका लैंड बैंक पहले से ही बना हुआ है, क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में ही पेराफेरी क्षेत्र की करीब 148 बीघा भूमि राजस्व विभाग से नगरपालिका को हस्तांतरित करवा ली थी। नए हाउसिंग बोर्ड के उत्तर दिशा और वाटरवर्क्स के पश्चिम दिशा में रिलायंस पेट्रोल पंप, जीएसएस, आईटीआई, सैनी रेस्टोरेंट के पास 148 बीघा भूमि में ही नगर योजना विभाग से राजीव आवास योजना को स्वीकृत करवाकर भूखंडों की नीलामी आवंटन भी की जा चुकी है। इसी प्रकार करीब 536 बीघा भूमि जो कि खिजड़ी मंदिर उपकारागृह के पीछे कैनाल के साथ खिजड़ी मंदिर बाबा रामदेव मंदिर स्थित है, जो कि 17 अक्टूबर 2011 को राजस्व विभाग को राशि जमा करवाकर नगरपालिका को हस्तांतरित करवा दिया जा चुका है। इस प्रकार बनवारी मेघवाल ने बताया कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी के चलते भारत में लगे लॉकडाउन के कारण भी उन्होंने नाजायज फायदा उठाते हुए कोरोना के चलते लॉकडाउन में उन्होंने पट्टे बनाए व अति गरीब परिवारों व बेसहारा लोगों के लिए राशन किट भी हटा दी, जो कि 20 रुपये प्रति बाजार में और 30 से 35 किलो लेकर इन्होंने बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार घोटाला भी किया है। ऐसे कुल 15 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। तो ये साहब कोरोना महामारी में जो कोरोना पट्टे बनाए, प्रत्येक पट्टे 15 से 20 लाख रुपए इन्होंने लिए हैं। और जैसे ही मामला उजागर हुआ, चेयरमैन ने हस्ताक्षर करना बंद कर दिए, हस्ताक्षर नहीं किए। कुछ पट्टों पर पत्रावली उसके हस्ताक्षर हैं, तो इसने भ्रष्टाचार से फंसने के लिए, अपने को नापाक करने के लिए उसमें हस्ताक्षर नहीं किए। उन हस्ताक्षरों पे एक ही मोहर पे डबल मोहर लगा के वो इन्होंने कार्रवाई की। और ये जो कोरोना जो पट्टे बनाए गए थे, मुख्य भ्रष्टाचार जो है, इसको जनता के सामने कर रहे हैं ताकि शहर का बचाव हो सके। राशन किट को लेकर भी आपके आरोप है क्या? राशन किट जो इन्होंने 25 लाख की दी, जबकि आटे का रेट 22 रुपए। मैंने खुद गुप्त दान 22 रुपए घर पे अफवार 10 किलो की जो थैली थी पर केजी के हिसाब से लिया। इन्होंने 30 से 35 रुपए पर केजी के हिसाब से आटा खरीदा। आटे की किट में 100-150 रुपया पर किट के हिसाब से ये खा गए। मतलब लगभग 25 लाख में 5 लाख का तो आटे का किट खा गए। बात करेंगे पाली जिले की, जहां देसूरी उपखंड मुख्यालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलोनी लीपी मार्ग पर मनरेगा के अंतर्गत अन्न भंडारण गोदाम अन्य विकास कार्य नर्सरी में देसूरी ब्लॉक स्तरीय वृक्षारोपण वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम देसूरी उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत के सानिध्य में व देसूरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुशीला गौड़, तहसीलदार माधोराम पुरोहित, विकास अधिकारी मोहित दवे की मौजूदगी में आयोजित किया गया। उपखंड अधिकारी ने अब सभी अपने जीवन में एक पौधा लगाने की सलाह दी। साथ ही बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष जरूरी है।
तो वहीं पाली जिले के जेतारण में शिक्षक पात्रता परीक्षा व रीट प्रथम लेवल की आगामी परीक्षा 2020-21 को लेकर जेतारण उपखंड क्षेत्र के बीएसटीसी प्रशिक्षित बेरोजगारों शिक्षकों ने पूर्व पंचायत समिति सदस्य जिनेश कोठारी, एडवोकेट श्याम सिंगारिया, चांदूलाल थापर की अगुवाई में जेतारण उपखंड अधिकारी भास्कर बिश्नोई को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रीट लेवल प्रथम की आगामी परीक्षाओं में सरकार द्वारा बीएड वालों को वरीयता देने को लेकर पूरा विरोध जताया। इसके साथ ही ज्ञापन में बताया कि रीट लेवल प्रथम की आगामी परीक्षाओं में बीएसटीसी अभ्यर्थियों के साथ यदि बीएड वालों की वरीयता दी गई तो बीएसटीसी वालों के साथ बड़ा अन्याय होगा। ऐसे में बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने अपने हक की लड़ाई शुरू कर दी। बीएसटीसी 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार शिक्षकों का मानना है कि राज्य में सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक की प्राइमरी लेवल की पढ़ाई के लिए बीएसटीसी का प्रशिक्षण कराया जाता है, जहां प्राथमिक कक्षाओं के बालकों को पढ़ाने के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक तैयार होते हैं। देसरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय व माध्यमिक कक्षाओं के लिए बीएड का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे में आज तक की पिछली रीट परीक्षाओं में लेवल प्रथम के लिए बीएसटीसी को ही मान्य किया गया, लेकिन इस बार रीट लेवल प्रथम की आगामी परीक्षाओं में बीएड धारी अभ्यर्थियों को भी शामिल करने को लेकर पूरे राजस्थान प्रदेश में बीएसटीसी धारी अभ्यर्थियों में रोष है। आज हमने रीट लेवल फर्स्ट के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी की ओर से एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है कि इसमें बीएड धारियों को शामिल ना किया जाए, क्योंकि ये बीएसटीसी धारकों के जो हक है उनका कुठाराघात होगा। तो इसलिए हमने ये प्रबल मांग रखी है और पूरे प्रदेश भर के जो अन्य विद्यार्थी हैं उनसे भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप भी जहाँ भी है वो इस संबंध में अपने संबंधित एसडीओ जो है उनको ज्ञापन सौंपे, ताकि हमारी मांग जो हमारी आवाज़ है वो सरकार तक पहुँच सके। एनसीटी की जो गाइडलाइन अभी हाल ही में जारी हुई, उस गाइडलाइन के अनुसार अभी शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया है, उस बयान में ये कहा गया कि लेवल फर्स्ट के अंदर लेवल सेकेंड वाले विद्यार्थी को भी शामिल किया जाएगा। इसके संदर्भ में हमने इस बयान का विरोध करते हुए आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और राजस्थान के सभी बीएसटीसी धारकों से हमारा यही अनुरोध है कि आप भी अपने स्तर पर इस बात का पुरजोर से विरोध करें। धन्यवाद। हम सभी विद्यार्थियों की ओर से आप लोगों को अनुरोध है कि लेवल फर्स्ट के अंदर लेवल सेकंड को भी शामिल किया गया है, इसके लिए हम पूर्ण खिलाफ है और आप सभी लोगों को से भी आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग हमारे पक्ष में समर्थन करें। बात श्री गंगानगर जिले की, जहां गड़साना के निकटवर्ती गांव जनतावाली के पास एक ईंट भट्टे पर ईंट खरीदने आए युवक से 30,000 रुपए की लूट का गड़साना पुलिस ने खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं घटना में लिप्त 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थानाधिकारी रामचंद्र कसवा ने बताया कि एक जीएसएस निवासी भंवरलाल पुत्र छिंद्रपाल मामला दर्ज करवाया कि परिवादी का 12 जुलाई को घर से 30,000 रुपये लेकर जनता वाली के पास ईंट के लिए गया था। मौके पर पहुंचते ही परिचित सुभाष ने फोन पर बस स्टैंड बुलाया और वहीं मिलने की कहा। परिवादी बस अड्डे पर पहुंच गया तो पहले से आरोपी मौजूद थे और बाद में जब उसकी जेब में रखे 30,000 रुपये, पर्स व मोबाइल फ़ोन समेत अन्य दस्तावेज लूट ले गए। इस पर हरकत में आई पुलिस ने थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा की अगुवाई में एक टीम का गठन किया। पुलिस ने मुखबिर में से जुटाई जानकारी व तकनीकी तथ्यों के आधार पर मनीष व सुभाष को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं गंगानगर के गड़साना में निकटवर्ती गांव 5 MLD में इन दिनों इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य को करवाने के लिए पूर्व में खड़वंजा रोड को हटाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों की मांग है कि इसे यथास्थिति में रहने दिया जाए और इसके ऊपर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य किया जाए। स्थानीय निवासी मनीराम साहन ने बताया कि 10 वर्ष पूर्व बने खड़वंजा जो कि पूर्ण रूप से सही है, परंतु ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा इस खड़वंजे को उखाड़ा जा रहा है, जो कि सरकारी संपत्ति को नुकसान है। साल पहले का खड़वंजा लगा हुआ है इसमें। इस खड़वंजे को सही हालत में क्यों उखाड़ा गया है? सरकार की संपत्ति क्यों तोड़ी जा रही है? अगर इस पर पुनर्निर्माण करना था, इस पर अगर कोई लगानी है दूसरी इंटरलॉकिंग करना है तो इसके ऊपर करिए, कौन मना करता है आपको? सरकार की संपत्ति, पहली बात तो ये इसकी आवश्यकता नहीं। अभी गांव में और गलियां पड़ी हैं, वो पक्की कर दो आप। जहाँ टिब्बा है, गरीब बस्ती है, वहाँ सड़कें कच्ची पड़ी हैं, अभी वहाँ मिट्टी पड़ी है, उसमें लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। उसको नहीं करके आप 10 साल पहले का जो खड़वंजा लग चुका है उसको आज पुनर्निर्माण की कहाँ आवश्यकता पड़ गई उसको?
सरकार की संपत्ति को जानबूझ के डैमेज कर रहे हैं ये। क्यों? आपने संबंधित महकमे को अवगत करवाया? मैं महकमे में 2 बार गया हूँ, पंचायत समिति जेईएन से बात की है, जेटीओ से, और जेटीओ कहता है मैं आ रहा हूँ जी, आता नहीं। पंचायत समिति गया हूँ, विकास अधिकारी महोदय मिले नहीं। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। पिछले 2 दिनों में नरसिंहपुर जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियां न बरतना एक चिंता का विषय है। एडीएम मनोज ठाकुर ने इस तरह की लापरवाही बरतने वालों पर एक राशन दुकान पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हाल ही में यह तस्वीरें नरसिंहपुर जिले से निकलकर सामने आई, जहां पर आप देख सकते हैं नरसिंहपुर जिले की बहरोई पीर सोसाइटी में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है और खुद सेल्समैन भी बिना मास्क के दिख रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह की सैनिटाइजर की व्यवस्था भी नहीं। इस संक्रमण काल में इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आना बेहद ही चिंताजनक है। यदि भगवान ना करे इस भीड़ में से कोई एक व्यक्ति भी संक्रमित हो और यह एक लंबी चेन बन सकता है और शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब भी बन सकता है। हालांकि ये तस्वीरें सामने निकलकर आने के बाद अब अधिकारी कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। ये बहोरी पार सोसाइटी में जो सेल्समैन है वहाँ पर ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहा है और वहाँ पे खुद मास्क भी नहीं लगा रहा है सर। कि आपके माध्यम से ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। मैं इनके जो बैंक मैनेजर हैं, महाप्रबंधक हैं, उनके नॉलेज में ये बात लाएंगे पटले साहब की, और सभी शासकीय कर्मचारी और शासकीय कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए और जहाँ वो सार्वजनिक रूप से या लोगों के संपर्क में आते हैं इनको मास्क लगाना चाहिए। यदि वो मास्क नहीं लगा रहे हैं तो ये नियम का उल्लंघन है, उन पर जुर्माने की भी कार्रवाई हम करेंगे और अगर सोशल डिस्टेंसिंग है तो उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सभी शासकीय कर्मचारी को अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, तभी वो दूसरे लोगों से इसकी उन्हें अपेक्षा करें। तो वहीं नरसिंहपुर में बलात्कार के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। नरसिंहपुर के मेडली बरमान में 6 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार कर हत्या की घटना सामने आई थी, जिसके बाद विशेष न्यायालय ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। पूरे मामले पर विशेष लोक अभियोजक सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि यह फैसला 85 दिनों के कोर्ट ट्रायल में आया गया। उक्त मामले में 2 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से आनंद कोल का डीएनए पीड़िता के डीएनए से मैच हुआ, जिसके आनंद कोल को फांसी की सजा सुनाई गई। दूसरे को साक्ष्य के अभाव में छोड़ा गया। तो नरसिंहपुर में बलात्कार और हत्या के अपराधियों को विशेष अदालत के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। क्या नाम है सर? ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह, विशेष लोक अभियोजक हरिजन अत्याचार। ठाकुर सर, आज किसी मामले में फांसी की सजा हुई है, क्या मामला? मामला इस प्रकार है कि थाना सुगतला अंतर्गत बरमान चौकी मिडली टोरिया ग्राम में निवासी पीड़िता की अपनी बच्ची के साथ दहलान में सो रही थी। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहृत कर उसे अपहृत किया गया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने बरमान चौकी में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना में लेकर तफ्तीश जारी की और 24 नवंबर को अपनी विवेचना के दौरान यह पाया गया कि मुकेश सेन की गोदाम चौरपाठा रोड पर पीड़िता का शव बरामद हुआ। विवेचना के दौरान प्रथम दस्ता यह पाया गया कि पीड़िता 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। 34 साक्ष्यों का विशेष न्यायालय में परिसीमन किया गया। समक्ष साक्ष्यों के दौरान अभियुक्त आनंद कौल का डीएनए परीक्षण कराया गया, जिसमें आनंद कौल का परीक्षण पीड़िता से मैच हुआ। मैच होने के उपरांत न्यायाधीश द्वारा आज फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसमें एक आरोपी दिनेश उर्फ मुंडे रजक, जिसे साक्ष्यों के आधार पर अभाव में न्यायाधीश द्वारा छोड़ा गया है। कितना पुराना मामला था और कितना समय लगा फैसला आने? इस मामले को 23 नवंबर की यह घटना है। 85 दिन में यह ट्रायल पूरी हो गई थी। चूँकि लॉकडाउन लग चुका था, इस कारण से फैसला आज हुआ है। 76 के आरोपी को फांसी की सजा हुई है। क्या है सर पूरा मामला? ये 22-23 नवंबर 1919 में बरमान का जो मिडली गांव है, वहाँ पर एक 6 साल की बालिका को अपहृत करके उसके संग रेप किया गया था, उसकी हत्या की गई थी।
जैसे ही घटना की सूचना मिली थी तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं, स्टाफ, सारे लोग इसमें, फॉरेंसिक टीम, डॉग, सब कोई रवाना हुए थे। बहुत मेहनत करी हम लोगों ने उसमें, 2-3 दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और उसमें हमने फिर जब आरोपी पकड़ा और उस लड़की की लाश वहाँ बरामद हुई जिसके साथ रेप किया गया था, तो इसमें फिर जो है 363, 364, 364A, 376, 302 पॉक्सो अधिनियम और SC/ST एक्ट, इसके अंतर्गत इस मामले में चालान पेश हुआ था, आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आज माननीय कोर्ट ने इसमें से एक आरोपी को, आनंद कोल को, फांसी की सज़ा दी है। सर कितना नज़ीर मानते हैं, क्या मानते हैं, क्या इसमें सबक मिलेगा? ये घिनौने कृत्य करने वालों का यही अंत होना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है, इसमें हमारी प्रोसिक्यूशन टीम ने बहुत मेहनत करी और एक ही नज़ीर बनता है। बाकी लोगों को ये समझ में आता है कि ये बेचारी बालिकाओं के संग इस तरीके से जो उसके संग गलत काम करने के बाद उसको हत्या कर देना, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध में और कोई नहीं मानता। कितनी वर्ष की थी सर बालिका? क्या बालिका 6 वर्ष की थी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।